फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टीच विद रोहित पांडे। तो दोस्तों, आज जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, ज्योग्राफी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। कहने का मतलब ये है कि इस चैप्टर में हम लोग भूमि के बारे में अध्ययन करेंगे, मृदा के बारे में, जल के बारे में, व प्राकृतिक वनस्पतियाँ और वन्य जीवन में जो संसाधन है, वन्य जीवन के रूप में जो वनों में जीवन है उसके रूप में हम हमारे लिए वो किस तरह से संसाधन का कार्य करते हैं, इन सारे प्रश्नों का उत्तर हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो दोस्तों चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इसमें हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट किया जाए। देखिए, यहाँ पे कुछ कहानी के माध्यम से एनसीईआरटी में काफ़ी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश किया जा रहा है। तो कहानी के माध्यम से हमारे दिमाग में एक फिगर जो होता है ड्रा हो जाता है, जिसके माध्यम से हम लोगों को और इजीली चीज़ों को समझ में आने लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि तंजानिया के एक छोटे गांव, तंजानिया जो कि अफ्रीका का एक देश है, के एक छोटे गांव में मांबा पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ भी बटाती है और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद भी करती है। उसके पूरे परिवार के पास उनकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। मांबा के पिता कठिन परिश्रम के बाद मात्र कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते हैं, फिर भी यह उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। कहने का मतलब ये कि उनके पास जो ज़मीन थी वो बहुत उपजाऊ नहीं थी, वो वहाँ पे पानी की कमी होने के कारण, वही चीज़ बता रहा है कि उनके पिता जो थे वो पर्याप्त परिश्रम करते थे और पर्याप्त परिश्रम करने के बाद भी वो उतना भी नहीं उगा पाते थे कि उनके परिवार के लिए साल भर के भोजन प्राप्त हो सकें। पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहां उनका परिवार ऊन प्रकरण करने का कारखाना चलाता है। प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है, वह अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है, तो उनका भेड़ों का बाड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। वहाँ नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से उसका प्रबंध किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। मांबा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों, मांबा आप जान रहे हैं तंजानिया, मांबा जो है वो कहाँ की है, वो है तंजानिया की, और तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है और तंजानिया के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती है। वहीं अगर पीटर की बात करें तो पीटर न्यूजीलैंड जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एक देश है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बगल में एक देश है न्यूजीलैंड, जिसे हम लोग दक्षिण का ब्रिटेन भी कहते हैं, वो वहाँ से है। तो समझ सकते हैं कि दो देशों और दो महाद्वीपों के जलवायु इत्यादि चीज़ों में काफ़ी कुछ अंतर देखने को मिल सकता है। मांबा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण है। इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता, यह उनका मुख्य कारण है। यहाँ पे छोटे बॉक्स में कुछ चीज़ें दिया गया है, इसको भी देख लेते हैं। जिस प्रदेश में आप रहते हैं उस प्रदेश में भूमि, मृदा प्रकार तथा जल उपलब्धता का परीक्षण करें। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे सिर्फ ये बताने की कोशिश किया जा रहा है कि एक देश है तंजानिया, वहाँ पे जल की कमी है, जिसके कारण वहाँ पे फसल को काफ़ी कठिन परिश्रम के द्वारा भी कुछ ही मतलब बहुत कम उगाया जा सकता है, जिससे साल भर का भोजन भी प्राप्त नहीं हो पाता है। वहीं दूसरा देश है न्यूजीलैंड में घास के मैदान, वहाँ पे बकरियां भेड़ चराता है कौन, पीटर न्यूजीलैंड का है, जो भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है।
क्या आप जानते हैं विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग में रहती है। समझ सकते हैं आप कि विश्व की 90% से भी अधिक जनसंख्या जो है वो जो विश्व का 30% भाग है वहाँ पर ही निवास करती है, क्योंकि वो रहने योग्य क्षेत्र है। शेष 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है या निर्जन है। शेष 90% जनसंख्या, शेष 70% जो भाग बचता है, 30% पे तो ही जनसंख्या निवास करती है देश की 90% विश्व की, लेकिन 70% जो भूमि बचता है वहाँ पे या तो विरल जनसंख्या मतलब बहुत कम जनसंख्या है या वह निर्जन है। निर्जन, निर्जन का मतलब है कि वह रेगिस्तान है। अगर भूमि की बात करें हम तो सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन में भूमि भी शामिल है। सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल की लगभग 30% भाग भूमि है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल की लगभग 30% भाग भूमि है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। उबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाक्रांत, संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है। उर्वर मैदान और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए यह स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र हैं। वहाँ पे सारी चीज़ें सुगमता से प्राप्त हो जाता है, जिससे वहाँ पे जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा निवास करती है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप ऑस्ट्रेलिया में साल्जबर्ग सबसे अधिक सघनता वाला क्षेत्र है। वहीं अगर भूमि उपयोग की बात करें तो भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। जैसे कृषि के लिए भूमि का उपयोग किया जाता है, वन की खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना, साधारणतः इसे ही भूमि उपयोग कहा जाता है। भूमि का उपयोग कहने का मतलब ये है कि भूमि का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं। हम लोग कृषि करने के लिए करते हैं, अनाजों के उगाने के लिए करते हैं, वानिकी के लिए करते हैं, खनन के लिए करते हैं, सड़कों और उद्योगों की स्थापना के लिए हम लोग क्या करते हैं, भूमि का उपयोग करते हैं और इसे ही हम लोग भूमि उपयोग कहते हैं। क्या आप मांबा और फीटर के परिवारों के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं? भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों के द्वारा क्या होता है, निर्धारित किया जाता है। जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। स्वामित्व के अनुसार मतलब उसके भूमि के मालिक के अनुसार क्या कर सकते हैं, भूमि को दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो वह भूमि जो निजी भूमि है, मतलब प्राइवेट भूमि, किसी का अपना भूमि है, और दूसरा सार्वजनिक भूमि या इसको हम सरकारी भूमि भी कहते हैं। सामुदायिक भूमि को यहाँ पे हमें बताया गया है कि समुदाय के स्वामित्व में होती है। जैसे निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। निजी भूमि वह होती है व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। सामान्यतः रूप से अगर देखा जाए तो इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है। जैसे चारा, फलों, नट और औषधि बूटियों के एकत्रित करना। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति कहते हैं, जिसमें सबका अधिकार, इस साझा संपत्ति में हर व्यक्ति का अधिकार होता है। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि उपलब्धता सीमित है। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन अगर भूमि की उपयोगिता को देखें तो भूमि की उपयोगिता सीमित है। ऐसा थोड़ी है कि भूमि भी दिन प्रतिदिन जनसंख्या की तरफ बढ़ रही है, नहीं, जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन उसकी मांग सदैव बढ़ रही है, लेकिन भूमि जो है, भूमि उतना ही है, वो बढ़ नहीं रहा है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। आज भूमि उपयोग
आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा और अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। ये सारी चीज़ें हमारे पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। क्या क्या खतरा है ये देख सकते हैं। निम्नीकरण, भूमि का निम्न होना, भूस्खलन, भूस्खलन मतलब जो भूस्खलन के द्वारा समुद्रों में या फिर नदियों में कटाव के द्वारा भूमि का कटाव होना, मृदा अपरदन देख सकते हैं, हवाओं के द्वारा, जल के द्वारा, इन सारी चीज़ों में मृदा अपरदन हो जाता है। मरुस्थलीकरण, मरुस्थलीकरण मतलब पानी की कमी होने के कारण सूखा हो जाना, रेगिस्तानों का बढ़ना, पर्यावरण के लिए प्रमुख, ये सारी चीज़ें प्रमुख खतरा है हमारे पर्यावरण के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ चीज़ें दिखाई गई हैं। भूमि उप समय के अनुसार परिवर्तन, देखिए कैसे परिवर्तन हो रहा है समय के साथ साथ ये चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं। भूमि संसाधन का संरक्षण, हम लोग भूमि संसाधन को किस तरीके से संरक्षित कर सकते हैं, उनका बचाव कर सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन, भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण, जनसंख्या बढ़ रही है और जनसंख्या बढ़ने के अनुसार उसकी मांग भी बढ़ रही है। इसके कारण कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा, मतलब कहने का मतलब ये जनसंख्या बढ़ेगी तो उनके आवास भी बढ़ेंगे, आवास बढ़ेंगे तो लोग क्या करते हैं, जो उपजाऊ मैदान होता है, उपजाऊ भूमि होती है, उस पर अपना घर बनाते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर भूमि के बड़े पैमाने पर विनाश हुआ। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का भी डर पैदा हो गया। इसीलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया, इसीलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। देखिए, भूमि संरक्षित करने के लिए एक तरीका हो सकता है, बहुत सारे तरीके हैं, इनको हम लोगों को प्रयोग करना चाहिए। जैसे यहाँ पे बताया गया है, क्या चीज़ें बताया गया है, यहाँ पे बताया गया है कि वन रोपण मतलब वनों को, पेड़ पौधे अधिक से अधिक मात्रा में लगाना चाहिए। भूमि उद्धार के तरीकों को, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग, मतलब हम लोग आजकल क्या कर रहे हैं कि रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग भारी मात्रा में कर रहे हैं, उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हो सकते हैं। वहीं अगर मृदा की बात करें हम लोग, तो मृदा क्या होता है, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत ही मृदा कहलाती है। हमारे पृथ्वी पे जो बाहर ऊपर पतली परत होती है वही मृदा कहलाती है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी होती है। स्थल रूप मृदा के प्रकार का निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ ये चीज़ें बताया गया है। जैसे देखिए, मृदा क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है, हमारी पृथ्वी पे जो ये उबड़ खाबड़ जो ये पतली परत पाई जाती है, यही क्या होती है, यही मृदा का रूप होती है। भूस्खलन की बात करें कि भूस्खलन क्या होता है, तो देखिए, भूस्खलन का मतलब ये होता है कि जैसे समुद्र है, समुद्र का जल लगातार बढ़ रहा है, तो लगातार जल बढ़ेगा तो फिर जो मिट्टी का कटाव होगा और पानी के द्वारा मिट्टी का कटाव होता रहता है, निरंतर होता रहता है, जिसको हम लोग भूस्खलन भी कहते हैं। देखिए, हम लोग भूस्खलन को सामान्य रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन रूप में परिभाषित किया जाता है। वे प्रायः भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। लंबे समय तक कहीं भी अगर बारिश ज़्यादा हो रही है, लंबे समय से हो रही है, तो वहाँ पे भूस्खलन की संभावना बढ़ जाती है। यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। भाई, जाहिर सी बात है कि बहुत सारे कंकड़ पत्थर या मिट्टी अगर नदी में प्रवेश कर जाएगी तो उसके प्रवाह के लिए अवरुद्ध का काम करेगी। नदी अवरुद्धता के अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के आवास में विध्वंस आ जाता है। पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है। देखिए, पहाड़ी क्षेत्र में भूस्खलन बहुत ज़्यादा होता है, जो प्रायः जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है। अभी आप सुने होंगे चमोली जिला में एक भूस्खलन हुआ था। वहाँ उत्तराखंड में बहुत सारा मतलब
पानी का मलबा या फिर मिट्टी वगैरह ये सड़क पे फैल गए थे। अभी हाल का न्यूज़ में बता रहा हूँ, पिछले साल का। एक वस्तु स्थिति अध्ययन हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रेकांग पीओ के निकट पंजी गांव में बहुत बड़े भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय महामार्ग जो था नेशनल हाईवे NH-22 ये अवरुद्ध हो गया था। ये कि NH-22 की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का 200 मीटर तक का भाग नष्ट हो गया था। भूस्खलन पंजी गांव में तीव्र विस्फोटन द्वारा हुआ था। विस्फोटन के कारण ढाल का यह कमजोर क्षेत्र नीचे गिर गया, जिसके कारण सड़क और गांव के आसपास के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा क्षति पहुंची। पंजी गांव को किसी संभावित मानव विनाश से बचाने के लिए पूर्ण रूप से खाली करा दिया गया था। न्यूनीकरण क्रियाविधि क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिली है कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारण हैं, उनका प्रबंधन कैसे करना है। भूस्खलन को रोकने की कुछ प्रविधियां निम्न हैं। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण। भूस्खलन ये कुछ कारण हैं। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण। भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि करना। सतही अपवाह तथा झरना प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित करना। ये कुछ सामान्य नियम हैं। देखिए प्रतिधारी दीवार, यहाँ पे देखिए मोटी दीवार बनाया जा रहा है, बना के हम लोग भी भूस्खलन को रोक सकते हैं। तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से देखिए अपक्षय अपरदन ये दो प्रक्रियाएं होती हैं। मृदा की बात कही गई है, यहाँ पे मृदा के बारे में देख लीजिए। मृदा जो है जनन, शैल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करता है। सॉरी फ्रेंड्स। उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमरस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। भारत में जलोढ़, काली, लाल, लेटेराइट, देखिए कुछ मिट्टियों के प्रकार बताया गया यहाँ पे। भारत में जलोढ़, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी प्रकार की मृदाएं हो सकती हैं। विभिन्न प्रकार की मृदाओं की एक एक मुट्ठी एकत्रित कीजिए। मृदा निर्माण के मुख्य जनक शैल का स्वरूप और जलवायवीय कारक है। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न हैं। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। सॉरी फ्रेंड्स। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण मतलब बहुत कम हो सकता है, ह्रास हो सकता है मृदा का। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। मृदा संरक्षण की कुछ विधियां निम्न प्रकार हैं, जैसे मल्च बनाना। मल्च का मतलब पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। इससे मृदा की आर्द्रता रुक जाती है।
वेदिका फार्म, देखिए ये वेदिका वेदिका के रूप में यहाँ पे कृषि होती है। जैसे चायों के बागान होते हैं, ये वेदिका के रूप में वहाँ पे कृषियाँ होती हैं। वेदिका फार्म चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए, जिससे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम हो। वहीं समुच्च रेखीय जुताई की बात करें तो समुच्च रेखीय जुताई यहाँ पे देखिए ये एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है। समुच्च रेखी एक पहाड़ी ढाल पर समुच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करते हैं। रक्षक मेखला की बात करें, देखिए रक्षक मेखला की बात करें तो तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। समुच्च रेखी रोधिकाएं समुच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां भी बनाई जाती हैं दोस्तों। ये भाई साहब आप लोग इसको देख लीजिएगा, ये कुछ प्रयोग दिया गया है। चट्टान बांध की बात करें तो यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। चट्टान बांध क्यों बनाए जाते हैं? ये जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को भी रोकते हैं। बीज की फसल उगाना वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती है। वहीं अगर जल की बात करें हम लोग तो जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। आप सभी जानते हैं कि जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग, भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है, इसलिए इसे जल ग्रह, पृथ्वी को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि उसका 3/4 भाग किससे ढका हुआ है? जल से। कहना उपयुक्त है लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन कहाँ शुरू हुआ था? महासागरों में ही जीवन स्टार्ट हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग से ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय है, मतलब ये क्या है? नमकीना जल है और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। हम लोग नमकीना जल नहीं पी सकते हैं। हम लोग फ्रेश वाटर जो होता है, स्वच्छ जल होता है, उसको हम लोग पीते हैं। अलवण जल केवल 2.7% ही है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में पड़े हुए हैं। ग्लेशियर जो है और बर्फ की चादर है, उससे 70% भाग 2.7% का ढका हुआ है। अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेश में पाया जाता है। अपनी स्थितियों के कारण ये मनुष्य की पहुंच के बाहर है। केवल 1% अलवण जल मतलब फ्रेश वाटर 1%, मात्र 1%। समझ सकते हैं आपके ये संख्या कितनी छोटी है। कहाँ 3/4 भाग, कहाँ 70% और कहाँ पे 1%, 2.7% में वो भी 1%। मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। यह भौम जल, नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3850 घन किलोमीटर पर ईयर थी, जो वर्ष 2000 में बढ़कर 6000 घन किलोमीटर पर वर्ष से भी अधिक हो गई। एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ कर सकता है। समझ लीजिए कि एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल को व्यर्थ कर सकता है। इसलिए कहा जाता है कि जल का बचाव करें। आप समझ सकते हैं कि इसकी कितनी बहुत कम प्रतिशत है, फिर भी हम लोग जल को इस तरीके से हम लोग नहीं देखते हैं। समझ लीजिए कि जल जिस दिन समाप्त हो गया उस दिन हमारे देश की क्या स्थिति होगी और हमारी स्थिति क्या होगी, क्योंकि जल ही जीवन है। जल के बिना हमारा कोई कार्य नहीं हो पाएगा, सारे कार्य हमारे लिए अधूरे हैं। तो देखिए यहाँ पे चीज़ें दिखाई गई हैं, क्रियाकलाप। ये देखिए, इसलिए अलवणीय जल का पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। अलवणीय जल जो फ्रेश वाटर है हमारे पृथ्वी का सबसे मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है।
इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है, क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसे जल चक्र भी कहा जाता है। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है, वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। जल कृषि उद्योगों तथा बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी प्रयोग किया जाता है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवण जल की आपूर्ति की कमी के कारण मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर है। जल उपलब्धता की समस्याएं क्या हो सकती है, आप देख सकते हैं कि अगर जल की कमी हो जाए तो कौन कौन सी समस्याएं हमारे सामने आ सकती हैं। विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहा है। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित हैं जहां अक्सर सूखा पड़ता है, उनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है। आप समझ सकते हैं दोस्तों कि जल की अगर कमी, देखिए एक बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र इस जल के कमी से जूझ रहा है। जैसे आप देख सकते हैं अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया जल के अभाव से ग्रसित है। जल संसाधन का संरक्षण आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोत तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, ये संसाधन जो हमारा खत्म हो रहा है, क्षीण हो रहा है, इसके लिए सरकार को बहुत बड़ा फैसला लेना चाहिए, क्योंकि ये एक छोटी मोटी समस्या नहीं है। ये हमारे संपूर्ण विश्व के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। देखिए प्रदूषण भी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि फैक्ट्रियों के पानी और गंदे जो पानी, नाली के पानी, ये सारी चीज़ें नदियों में जाके मिल जाते हैं, जिससे वो नदियों का पानी जो स्वच्छ जल होता है उसे प्रदूषित कर देते हैं, जिससे भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां भी होती रहती हैं। तो ऐसा इन सब चीज़ों को एक बेहतर तरीके से साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित तहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव जल के प्रमुख संदूषक हैं। समझ लीजिए कि ये सारी चीज़ें जल में हमारे मिलके हमारे जल के पानी को प्रदूषित कर देते हैं। इनमें शामिल है नाइट्रेट की धातुएं, ये बहुत खतरनाक होती है दोस्तों। पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं।